स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ। स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौंगांकर जी मौजूद हैं। कल इलेक्शन कमीशन से मुलाकात हुई थी। तृणमूल पर कब्जे की लड़ाई में बागी गुट की ऋतुव्रत बैनर्जी जाकर के मिले थे और फुल बेंच उनसे मिली थी। तीनों चीफ इलेक्शन कमीशनर और बाकी दोनों चुनाव आयोग भी उनसे मिले थे। और उसके इसी बीच में ममता बनर्जी का जो ग्रुप है उसने सवाल उठाते हुए अपनी तरफ से अपने जो बॉडी उन्होंने बनाई थी, रिस्ट्रक्चर की थी, वो नाम बता दिए थे कि ये हमारे पदाधिकारी हैं। बहरहाल अब इसमें अपडेट ये है कि चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी से और ऋतुव्रत बैनर्जी, उन दोनों अलग अलग गुटों से, इनको चिट्ठी भेज करके 6 जुलाई को शाम 5:30 बजे तक अपना अपना पक्ष रखने के लिए मौका दे दिया है। मतलब यह कि चुनाव आयोग इस मामले में आगे बढ़ गया, ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब जल्द आप ये उम्मीद कीजिए कि चुनाव आयोग ये फैसला कर देगा कि पार्टी और पार्टी का नाम और पार्टी का सिंबल किसका है। अब लड़ाई उसी बात की है। ऋतुव्रत बैनर्जी कहते हैं मेरे पास जीत का राय 80 में से 65 विधायकों का समर्थन है। मेरे पास लोकल बॉडीज में भी ज्यादातर लोग 2/3 से ज्यादा हमारे साथ हैं। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ममता बनर्जी, उनके पास ज्यादा लोग बचे नहीं हैं। आजकल बहुत वोकल है, महुआ मोइत्रा, अभिषेक बनर्जी दिखते नहीं हैं, कल्याण बनर्जी, कुणाल घोष, यही लोग ज्यादा हैं। तो उनकी कल एक अहम मीटिंग भी हुई थी ममता बनर्जी की, क्योंकि कल इलेक्शन कमीशन में यहाँ मुलाकात चल रही थी बागी गुट की, तो उसकी भी तस्वीरें होंगी आपके पास, वो दिखा दीजिएगा। अभिषेक बनर्जी पहुंचे, महुआ मोइत्रा पहुंची, कल तो जया बच्चन भी पहुंची थी उनसे मुलाकात करने के लिए। जया बच्चन जी समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, वो तस्वीरों में आपको नजर आएंगी। तो जया बच्चन जी भी ममता जी से मुलाकात करने के लिए पहुंची थी, लेकिन वो मॉरल सपोर्ट के अलावा और क्या ही सपोर्ट देंगी उनको, क्योंकि मामला भी इलेक्शन कमीशन के पास चला गया है। तो अब इसमें जैसा जया जी गई सपा से, तो ममता जी की तरफ से बोलने वालों में उनकी पार्टी से ज्यादा और दूसरी पार्टियों के लोग सामने आ रहे हैं। अब संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं राज्यसभा के, उन्होंने कहा ये कौन सा न्याय है। वो महिला जिसने लड़के इतनी जद्दोजहद के बाद अपनी मेहनत से, अपने हाथों से एक पार्टी बनाई, आज उससे पूछा जा रहा है बताओ कि तुम्हारा क्या दावा है इस पार्टी के ऊपर, इस दल के ऊपर। संजय सिंह, मजाक है कि ममता बनर्जी जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस बनाया, अपना खून पसीना बहाया, अनशन किया, अपनी जान पे खेल के उन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया, आज उनसे ये पूछा जा रहा है कि प्रमाण दो टीएमसी किसकी है किसकी नहीं। इससे ज़्यादा हास्यास्पद बात क्या हो सकती है। डेमोक्रेसी को ख़त्म करने का एक काम है। हाँ, मतलब ये अब संजय सिंह की बात, उनकी बात जो है थोड़ी वो पॉलिटिकली बात है। बाकी तो ये है कि ये ऐसा देश में कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ऐसे फैसले उसी को करने होते हैं, उसी को निर्णय करना होता है। जी, कोई पार्टी बनाए, मैंने पार्टी बनाया और पार्टी के साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए, बहुत पार्टी का व्यापक दायरा हो गया, तो क्या मेरी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई जिसके बारे में कहा मैंने इतना उन्होंने खून पसीना बहाया, केजरीवाल जी बनाए। यही तो है जो डेमोक्रेसी को खत्म कर रहा है कि आप जब एक पार्टी बनाते हैं तो आप मानते हैं कि वो आपकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है और उसका वारिस भी आपका परिवार से होना चाहिए, उसका भी वारिस आगे परिवार से होना चाहिए। कह रहे हैं सर अंपायर न्यूट्रल नहीं है। नहीं, देखिए, जैसे कल आप लोग भी सबने कहा ना कि इसमें कोई शक नहीं है कि पार्टी तो ऋतुव्रत बनर्जी के पास ही जाएगी। देखिए, आप नहीं थे सहमत। देखिए, मेरा ये मानना है कि जब आप पार्टी आज के दिन में आपके 80 में से 65 विधायक उसके पास हैं, जब आपको नीचे तक ब्लॉक लेवल से लेकर के आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो पदाधिकारी हैं जो एक्टिव थे, जब वो इनके साथ हैं, आपको क्या लगता है कि जब सांसद और विधायक दोनों इनके साथ होंगे तो क्या आपको लगता है कि ब्लॉक के लेवल के अधिकारी, छोटे छोटे अधिकारी और कॉर्पोरेटर क्या इनके साथ ममता जी के साथ होंगे? नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में ये तो क्लेम ही है ना, दोनों क्लेम कर रहे हैं। हाँ, वो ठीक है। और आपकी वो बात ठीक है कि कोई प्रोप्राइटरशिप नहीं है। प्रोप्राइटरशिप होना ही नहीं चाहिए। जो लोग कह रहे हैं कि सिर्फ उन्होंने खून पसीने लगा करके ये डेमोक्रेसी का खात्मा है, नहीं। जो लोग कहते हैं कि ये उनका प्रोप्राइटरशिप है, वो डेमोक्रेसी के खात्मे की बात कर रहे हैं। देखिए, संजय सिंह जी बढ़िया नेता हैं, जूझते रहते हैं। अरविंद जी का मन हुआ तो उन्होंने सुनीता केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री जैसी भावभंगिमा में बैठा दिया, लेकिन पार्टी तो ऐसे नहीं चलती है। पार्टी कैसे चलती है? हर पार्टी का भारत के चुनाव आयोग के नियमों के तहत उसके दायरे में जया बच्चन जी वाली तस्वीरें ले लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तृणमूल कांग्रेस ने पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन का पालन नहीं किया है। ऐसे जो चुनाव आयोग की तरफ से खबरें आ रही, वो एक है नंबर 1। नंबर 2, जितने पार्टी के पदाधिकारियों का, जिसको आंतरिक लोकतंत्र कहा जाता है, उसका पालन हुआ क्या? तो पता चला कि पार्टी में कोई चुनाव ही नहीं हुआ, कोई फॉलो नहीं किया, ना नॉमिनेशन हुआ, ना विड्रॉल हुआ, ना सर्वसहमति बनी, सिर्फ और सिर्फ कह दिया गया कि ये हो गया।
नंबर 3 ये ऋतव्रत बनर्जी की अगुवाई में जो टीम बनी है, इसने बाकायदा चुनाव कराया है। आप इसको समझिए, इसने बाकायदा चुनाव आयोग को बताया है कि हम ये कर रहे हैं, ये हमने किया हुआ है। और अगर ये सारी चीजें फॉलो होंगी तो फिर और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चुनाव आयोग कहेगा आप अपने पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन को ऑनर नहीं करते हैं, इसलिए आपके पास ये पार्टी नहीं रह सकती। और ये बड़ा सीधा सा नियम है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर होता है। अगर विवाद नहीं हो रहा है तो चाहे जो करे, भाई लालू जी तेजस्वी जी को बना दे रहा है, लेकिन कल को अगर राष्ट्रीय जनता दल में विवाद हो जाए तो फिर क्या होगा? मुझे तब कल कहेंगे ना लोग कि हुआ है कि नहीं हुआ। जो बात आप कह रहे हैं मेरी जानकारी में नहीं था। कल शाम प्रदीप जी ने बताया पक्ष वाले प्रोग्राम में, वो भी यही बात कह रहे थे कि महाराष्ट्र वाली पार्टियों में जो टूट हुई, वो मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो इलेक्शन कमीशन ने वहां अपने जवाब में ये कहा कि इन पार्टियों के अंदर कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ चुनाव भी नहीं होते। तो ये जो ममता जी ने अपने पदाधिकारियों की लिस्ट भेजी है, वो कितनी मान्य है, कितनी वैध है, इस पर सवाल है। ये बिल्कुल महाराष्ट्र के मामले में ये बात सामने आ चुकी है एक बार। तो क्या अब यहाँ, लेकिन अब वो सारी नजीर, वो सारे प्रेसिडेंट्स ममता जी के सामने भी थे, ऋतव्रत के सामने भी थे, तो दोनों ने अपनी तरफ से उसका कोई काट ढूंढने का प्रयास किया होगा। नहीं, लेकिन ममता जी को अनुमान नहीं रहा होगा, वरना रहा होता तो पहले प्रॉपर इलेक्शन करा चुकी होती। जैसे इलेक्शन करा के करती तो उनका पक्ष मजबूत हो जाता। वो इलेक्शन नहीं करा, कागज पे ही होते हैं इलेक्शन। ये बात ठीक है कि प्रोप्राइटरशिप नहीं है किसी की, और ये मानना कि भाई उन्होंने मेहनत से किया, सब लोग मेहनत से ही करते, पार्टी बना रहे हैं तो वो सब लोगों की मेहनत से बनी है, वो प्रोप्राइटरशिप वाली बात नहीं है। और चुनावों की बात तो सारे चुनाव होते ही हैं, चाहे सहमति से हो, चाहे कागज पर, कागज पे होने की बात, कागज पे होने की बात है। केवल एक फॉर्मेलिटीज कैसे पूरी करते हैं, वो सारी पार्टियों का हाल वही है। और अक्सर हम लोग कहते हैं कि पार्टीज में कोई इंटरनल डेमोक्रेसी, इलेक्शन उस तरह का प्रोसेस नहीं बना हुआ है, लेकिन ये सब हो रहा है। उनको अपना अपना पक्ष रखना चाहिए। मतलब कानूनी तौर पर देखेंगे तो ऋतव्रत बनर्जी के पास नंबर होगा तो वो अपना बना ही लेंगे। लेकिन मुझे तो इस बात पर हैरान है कि जब ऋतव्रत बनर्जी को भरोसा है इलेक्शन कमीशन पे, तो और लोग क्यों बहस कर रहे हैं? ये बात ममता जी क्यों नहीं मानती? नहीं मानना पड़ेगा सर, मानना पड़ेगा। आज नहीं तो कल मानना ही पड़ेगा सर। जो सच है उसको तो मानना पड़ेगा। नहीं, देखिए, जैसे एक लाइन बोल दूं सर, जैसे पीयूसी पोल्यूशन सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको नहीं रोकेगा। हो सकता है आपने कैसे बनवाया, क्या बनवाया, कितनी गड़बड़ है, कितना पोल्यूशन, लेकिन अगर पीयूसी आपके पास सर्टिफिकेट है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल है, तो आपने दिखा दिया। ऐसे ही पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से आपने कराया हुआ है तो आप नहीं होंगे। एक लाइन की बात है। क्या है ये बात ठीक है। दर्द और दावे का अंतर है। ममता जी को एक दर्द तो जरूर है कि मैंने बनाई पार्टी, मेरी पार्टी है। मैं वही बात माननीय सर पर बात बिल्कुल ठीक है, पार्टी उनकी है, उन्होंने बनाई थी। और लेकिन ये दर्द जो है दावा नहीं हो सकता। भाई उद्धव ठाकरे, सर जब इंदिरा जी ने कांग्रेस तोड़ दी थी तो उद्धव ठाकरे, तो इंदिरा जी की बनाई पार्टी तो नहीं थी ना। तो इंदिरा जी तोड़ के चले गए, जैसे ऋतव्रत की बनाई पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ऐसे ऋतव्रत की बनाई पार्टी। ममता जी को दर्द हो सकता है, इंदिरा जी ने अपनी पार्टी बना ली थी, इससे क्लेम नहीं उनका मजबूत हो जाएगा। लेकिन समीर जी नहीं मान रहे, नहीं बनाई थी ना। नहीं, वो तो ममता बनर्जी की पार्टी पर कर रहे हैं। कोई भी पार्टी अपने संविधान के हिसाब से चलती है। टीएमसी का भी संविधान है और चुनाव आयोग का स्टेटमेंट फॉर्मेट है कि आपकी अगर पार्टी है, राज्य स्तर की पार्टी है, आपकी अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी, तो आपको ये क्लॉज पूरे करने पड़ेंगे, इसकी अपडेट आपको देना पड़ेगी। अब ममता बनर्जी क्या वो सबमिट कर रही थी? अब चुनाव आयोग को इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप बंद कमरे में बैठ के तय कर लेते हो अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी। जो लोग हैं उनके साइन होना चाहिए, उस पर किसी को आपत्ति पार्टी के नहीं होना चाहिए। आपत्ति कोई करेगा, कोई आपत्ति करता नहीं है। इससे चुनाव आयोग को जो वेबसाइट पर डाला जाता है, जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं, चुनाव आयोग उसको मान लेता है। आपने चुनाव करवाया नहीं करवाया, पेपर पे आपके चुनाव पूरे दिखने चाहिए। अब ममता बनर्जी कह रही है कि भाई मैंने जो हमारी पार्टी का जो सब कुछ है वो मैंने चुनाव आयोग की वेबसाइट पे पूरा अपलोड हमने कर दिया हमारे वकील के माध्यम से। कपिल सिब्बल ने 3 दिन लगातार इनके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए और वो सारे अपलोड करवाए। कपिल सिब्बल का ये कहना था कि जो गलती उद्धव ठाकरे से हुई थी वो ममता बनर्जी ना करे। वही मैं कह रहा हूं। और वही सारी कमियों को दूर करते हुए तत्काल उनकी बैठक होने के पहले ममता बनर्जी ने वो सारे डॉक्यूमेंट्स वहां लोड किए। अब 6 तारीख को दोनों को बुलाया है। चुनाव आयोग तय करेगा कि अभी किसके पास संगठन है, सांसद किसके पास है, विधायक का बहुमत किसके पास है, पार्टी के स्ट्रक्चर में संगठन किसके पास है। क्या ममता बनर्जी ने जो पार्टी के सभी लोगों को हटाया, बाद में जो नियुक्तियां की, वो क्या वैलिड है? चुनाव आयोग को लगेगा, उसके बाद वो फैसला देगा। आप कल भी कह रहे थे, आपको लगता है ममता बनर्जी ने कोई बहुत कच्चा काम नहीं किया? नहीं, पक्का किया। और मुझे लगा है कि इस बात की बहुत संभावना है कि सुमन के पास पार्टी जाएगी, पार्टी ममता के पास रह सकती है। कपिल सिब्बल पूरा डॉक्यूमेंट जमा कर दें, लेकिन जब आप चुनाव कराने लगते हैं तो चुनाव की नोटिस भी आप जारी करते हैं, उसकी तिथियां भी होती हैं, वो सभी लोगों तक जाती भी हैं, पहुंचती भी हैं। ये सारे डॉक्यूमेंटल एविडेंस जो है वो क्रिएट करना, बैकडेट से क्रिएट करना, ये इतना आसान नहीं है।
और चुनाव आयोग चलिए सर, अब भी ये इन चीजों को जरूर देखेगा। ये तो अब चुनाव आयोग ही तय करेगा। आपको मैं एक बयान दिखा रहा हूं, क्योंकि खबर पे तो हम लोग कल बात कर चुके हैं कि महाराष्ट्र में शरद पवार जी की पार्टी टूटेगी क्या, वो कांग्रेस में विलय कर लेंगे या वो एनडीए के साथ आ जाएंगे। वो दोनों तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, दोनों तरफ से टटोल रहे हैं कहां से बढ़िया ऑफर मिल जाए, बेटर ऑफर मिल जाए। ये सारी बात हम लोगों ने कल कर ली थी। हालांकि इसमें एक डेवलपमेंट ये, मैंने कहीं खबर पड़ी कि उनके 8 सांसदों में से 5 जो हैं उनका मन जो है इधर ज्यादा लगने लगा है, एनडीए की तरफ, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। आपको भी मैं थोड़ा हामी में बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी ऐसा तो चले खैर। लेकिन बयान में आपको दूसरा सुना रहा था। कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं पृथ्वीराज चव्हाण, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, दिल्ली में मंत्री रहे, पीएमओ में मंत्री रहे। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि देखिए मुझे जानकारी नहीं है कि शरद पवार क्या करेंगे, मेरी पार्टी में आएंगे या कुछ और करेंगे, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि अब देश में 2 ही पार्टियों का भविष्य है, एक है कांग्रेस और एक है भारतीय जनता पार्टी। ये छोटी पार्टियों को अब कांग्रेस में अपने आप को समाहित कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा मैं इस बात से सहमत हूं। ये बात अशोक गहलोत ने सबसे पहले कही थी। उन्होंने ये कर दें तो बेहतर है। 2 पार्टियां, 2 विचारधाराएं और अमेरिका की तरह बाइपोलर, क्या कहते हैं सर उसे, वही हुआ बाइपोलर, हाँ उस टाइप दो दलीय टू पार्टी सिस्टम। हाँ, ये 2 दलीय व्यवस्था की तरफ भारत बढ़ चला है और इसी भविष्य में यही आपको भारत में दिखेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से इसके बारे में कुछ नहीं जानता, मैं किसी से मैंने बात नहीं की है, लेकिन मैं एक जरूर कहूँगा कि जो भी पार्टियों ने अपने नाम से, अपने पार्टी से कांग्रेस को नहीं हटाया है, चाहे तृणमूल हो चाहे एनसीपी हो, अभी भी उनका तिरंगा झंडा है, तो उन्हें चाहिए कि वो वापस घर लौटें। क्योंकि देखिए मैं मानता हूँ कि देश में सिर्फ 2 ही विचारधाराएं रहेंगी, एक हिंदू राष्ट्रवादी, हिंदू मानसिकता वाली विचारधारा जो फासिस्ट सरकार स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी समतावादी जो महाराष्ट्र में शिव फुले शाहू अम्बेडकर के नाम से जानते हैं, जो गांधी नेहरू की विचारधारा है, जो अम्बेडकर जी के संविधान की विचारधारा है, उसे बचाने वाला विचार जो है, ये 2 ही विचार रहेंगे। छोटी पार्टियों का एक लोकल स्तर पे अस्तित्व जरूर रहे, कोई हर्जा नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे मैं समझता हूँ ये 2 ही विचारधारा रहेगी। जिस तरह से बर्तानिया में, जैसे अमेरिका में 2 ही पार्टी आदतों को अथवा 2 ही पार्टियाँ बचेगी, हम उस तरह से जा रहे हैं। अगर 2 पार्टी की बात करें तो फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस हो या और कोई दल हो, उनको सोचना पड़ेगा कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। अब ये कांग्रेस के नेता के तौर पर उनकी इच्छा है या वाकई ऐसा भारत इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है? क्योंकि हमारा जिस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जैसी हमारी, अमेरिका की तरह नहीं है। वहां तो 2 पार्टियां और 2 नेता खड़े होते हैं और वहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। वो कह रहे हैं भारत में लगभग ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम ही बनने जा रहा है। वहां भी 5-6 पार्टियां हैं, नाम की, हाँ। 2 मेजर हैं, बाकी वो है कि वो उनको कोई लोड नहीं लेता, वो वही कहते हैं भैया वही सोचते हो तो उसी तरह। लेकिन यहाँ तो अभी तो हर चुनाव में कांग्रेस जूझती है कि हमको इतना सीट लड़ना है, इतना सीट लड़ना है। क्षेत्रीय दलों से पहले लोहा कांग्रेस पार्टी को लेना पड़ता है। नहीं, विचार के तौर पर मैं पृथ्वीराज चौहान जी के विचार से सहमत हूं कि जब एक तरह की पार्टी होती है, लेकिन जब वो कहते हैं कि हिंदू पार्टी वो फांसीवादी है, तो फिर लगता है कि कुछ तो गंभीर समस्या है। और कांग्रेस की सोच यही है कि हिंदू मतलब फांसीवादी, हिंदू राष्ट्रवादी फासिस्ट। वही कह रहा हूं, जो राष्ट्रवादी होगा वो फासिस्ट हो गया, जो राष्ट्रवादी हो गया हिंदू हो गया वो फासिस्ट हो गया, यानी हिंदू राष्ट्रवाद और फासिज्म ये एक बराबर हो गया। ये कांग्रेस की सोच है। अगर ये कांग्रेस की सोच है तो इसका मतलब कि एक जो भारत देश को उसकी संस्कृति, उसकी जो विरासत है उसके साथ मानते हैं, दूसरे जो एलन ऑक्टावियो ह्यूम यानी अंग्रेजी विचारधारा, अंग्रेजी संस्कृति, अंग्रेजी पहनावा, अंग्रेजी वेशभूषा और अंग्रेजी तरह से सरकार चलाना। ठीक है, तो यही 2 तरह से पार्टी होनी चाहिए। आपको आज बुरा क्यों लगा? पहली बार कांग्रेस ने बीजेपी को फासिस्ट थोड़ी कहा। नहीं, देखिए मुझे बुरा बीजेपी, अगर वो कहते कि बीजेपी फासिस्ट पार्टी है तो उसका जवाब बीजेपी देती, लेकिन मैं हिंदू भी हूं और राष्ट्रवादी भी हूं। उनको हिंदू राष्ट्रवादी फासिस्ट लगता है, इसलिए वो बीजेपी को गाली देते हैं। आप इसको समझिए, बीजेपी को कहे ना, उन्होंने तो बीजेपी नाम ही नहीं लिया। ठीक है, वैसे इतनी बात तो उनकी ठीक है कि विचारधारा के स्तर पर विजय जी को बुरा लगेगा। हिंदू भी है, राष्ट्रवादी भी है, आप फासिस्ट तो नहीं है। ये खतरा मोल ले रहे हैं आप। उनको क्या अच्छा लगेगा, क्या बुरा लगेगा, इस पर आप राय दे रहे हैं। विजय जी फासिस्ट हैं, हिंदू राष्ट्रवादी हैं तो नहीं, बहस तो हम उन पर कर रहे हैं ना, चौहान साहब पर। वो आप पे है। और उसमें 3 शब्द उन्होंने बोले, हिंदू, राष्ट्रवादी, फासिस्ट। मैं उन्होंने तीनों शब्दों को जोड़ के बोला, मैं तीनों शब्दों को अलग अलग देखता हूँ। नहीं, पहले उन्होंने जो एक साथ बोला उससे आप सहमत हैं क्या? हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना कि तीनों शब्द अलग अलग हैं, मैं अलग अलग देखता हूँ तीनों शब्दों को, फासिस्ट को भी, राष्ट्रवादी को भी, हिंदू को भी। हिंदू होना राष्ट्रवादी होने की गारंटी नहीं है।
राष्ट्रवादी होना फासिस्ट होने की गारंटी नहीं है कि फासिस्ट नहीं हो और सकता। राष्ट्रवादी होने के लिए हिंदू होना जरूरी नहीं है। राष्ट्रवादी होने के लिए हिंदू होना जरूरी नहीं, इसलिए मैं तीनों शब्दों को अलग अलग तरीके से देखता हूँ। सर लेकिन फिर अभी आपने कहा कि हम बात उन पे कर रहे हैं, आप अपने विचार दे गए पृथ्वीराज सर। अभी तो आपने कहा कि हम, पृथ्वीराज जी ने तो बहुत कहा सज्जन नेता है पृथ्वीराज चौहान। अब जब अशोक चौहान के पार्टी छोड़ने की चर्चा चली तो महाराष्ट्र में खबर चली कि एक पूर्व मुख्यमंत्री और जो चौहान है वो पार्टी छोड़ेंगे, तो सारा ठिकरा पृथ्वीराज चौहान पे गया कि ये जाएंगे। गए थे ये अशोक सफाई चौहान। देते देते परेशान हो गए गए, अशोक मीडिया चौहान। में इनका नाम चला, इतने परेशान हो गए कि गंगा जल लेके बोले मैं दिल्ली जाके बता दूंगा कि मैं नहीं जा रहा हूँ। फिर अशोक चौहान को उन्होंने फोन करा कि भाई तुम जा रहे हो तो बता दो, तो बोलो, तुम जा रहे हो। बोलो, मेरे पे ठीकरा फूट रहा है कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री। फिर बाद में अशोक चौहान गए। नहीं, लेकिन उनकी मैं कह रहा था विचारधारा के तल पर बाइपोलर तो हम हो चुके हैं। अब इधर से बीजेपी लड़ती है, उधर से सपा, कांग्रेस, बसपा, मतलब बसपा तो बाइपोलर नहीं, जैसा लेकिन ही है। जितनी पार्टियां और हैं, लेकिन चुनाव तो और बाइपोलर ही हुआ। दोनों कॉन्टेस्ट तो बाइपोलर ही है। सर, दोनों पार्टियों की लीडरशिप ने भी ये बात बार बार देखिए, कही है एक तरह से कि वो अपनी बड़ी पार्टी के तौर पर चले। देखिए, बाइपोलर पार्टी तो नहीं हो सकता। हाँ ठीक, अभी तो नहीं होता। अभी होता तो नहीं होता। बाइपोलर कोएलिशन रहेगा, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि ये जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, मुझे लगता है कि वो अपने अपने स्टेट में कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं, तो वो तो मर्ज करने से रही। उनका अपना स्टेक है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का अपना स्टेक है, बीएसपी का अपना स्टेक है, तृणमूल कांग्रेस अभी भी है तो वो जमीन नहीं छोड़ेगी, अब बिहार में जो है वो तेजस्वी अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे, तो इन पार्टियों का इनमें विलय हो जाएगा, इसकी तो दूर दूर तक वो संभावना आपकी बाइपोलर कोalition है। बाइपोलर कोएलिशन रहेगा, और बाइपोलर कोएलिशन में एक एंकर पार्टी होती है हर कोएलिशन में, जहां पर एंकर पार्टी के तौर पे भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है। वैसे सर मेरा मानना तो ये है कि पिछले 3 इलेक्शन, सर ये 14, 19, 24, ये इनको आप इलेक्शन की बजाय रेफरेंडम भी तो कह सकते हैं। मुझे तो कभी लगता है ये केवल मोदी के नाम पे रेफरेंडम है। देखिए, मोदी चाहिए कि नहीं चाहिए, खत्म बात। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि वोट बीजेपी को नहीं मिलता है, वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर मिलता है। और मुझे बहुत मजा, मैंने 2024 का चुनाव का जब था और मैं बिहार गया हुआ था, तो लोग कह रहे थे कि फाइनली नीतीश कुमार के पोस्टर हटा करके नरेंद्र मोदी का पोस्टर लगाना पड़ा था जेडीयू को। आप समझ सकते हैं, लोग ये नहीं कहता है कि हम किसको वोट दे रहे हैं, वो कहता है हम मोदी को वोट दे रहे हैं। आप बंगाल के चुनाव को आप ले लीजिए, अब तो विधानसभा के इलेक्शन में लोग ये कहते हैं। बंगाल लेकिन के सर, चुनाव में लोगों ने कहना शुरू किया एक बार विजय कि जी की मोदी बात के लिए आ हम वोट कर ये रहे बात हैं। मोटे तौर पे ऐसे देखें तो एक तो मैं पहले रीजनल पार्टी में बोलना चाहता हूँ, उसको समझना चाहिए कि रीजनल पार्टी खत्म क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि वो रीजनल एस्पिरेशंस के लिए बनी हुई पार्टियां हैं, जो नेशनल पार्टीज उस एस्पिरेशन को पूरा नहीं कर पाई, इस वजह से बनी, चाहे वो डीएमके हो, वो आरजेडी हो, ये भी समझना चाहिए। इसलिए वो कभी खत्म नहीं होगा, जब तक रीजन्स बने हुए हैं तब तक रीजनल एस्पिरेशन है और तब तक रीजनल पार्टी रहेंगी। वो कमजोर हो जाती हैं, हार जाती हैं, वो सब चलता रहेगा, तो वो नहीं होगा। दूसरी बात, ये मोटे तौर पर ऐसा लगता है कि सारा चुनाव मोदी जी को लेकर लड़ा जा रहा है और मोदी जी जीत रहे हैं। मोटे तौर पर ऐसा ही है भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन उसमें हम जब वो करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसमें कहते हैं कि भाई बीजेपी से भी 20% वोट ज़्यादा मोदी जी को मिलता है। अगर ऐसा है तो फिर 303 से 240 पे क्यों आते हैं? एक बार हुआ नहीं, ऐसा एक बार ही तो आगे बढ़े, इसमें क्या हो गया? एक बार कम हुआ ना, इसलिए है क्योंकि वो बीजेपी को तो देते हैं वोट, और बीजेपी के जो कुछ लोग हैं उनसे भी उसकी नाराजगी होती है। नरेंद्र मोदी उसको लिफ्ट करते हैं, बीजेपी को लिफ्ट करने का काम नरेंद्र मोदी करते हैं। इसको ऐसा देखना चाहिए। क्या इसको आप ऐसा देखेंगे कि नरेंद्र मोदी मान लीजिए लीडर नहीं रहे किसी दिन पार्टी के, 10 साल बाद मान लीजिए, तो बीजेपी नहीं रहेगी? बीजेपी रहेगी, बात वही हो जाएगी ना। अभी 40% मतलब वोट बीजेपी आता है। नहीं जीतेगी? हाँ? बीजेपी नहीं जीतेगी? आप ये कहें। आप नरेंद्र मोदी से पहले का दौर तो आपने ज्यादा नहीं, देखा। तो लेकिन सरकार रही है ना। विजय जी, मैं मतलब आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पार्टी के आप लीडर नहीं कह है, दिया कि नरेंद्र मोदी का और ये डेटा साइकोलॉजिस्ट लोग बताते हैं कि नरेंद्र मोदी का अपना 15 से 20% तो मैं कह रहा हूं वो लिफ्ट करते हैं उसको, पार्टी को। सौरभ, भारतीय जनता पार्टी का एक वोट बैंक था जो 20 से 22% तक आकर के टिक जाता था। ये जो 20% का आगे का जो उछाल है, वो तो नरेंद्र मोदी की ही देन है भारतीय जनता पार्टी को। वही ठीक कह है? रहे हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूं। ठीक है, मैं लेकिन वो कांस्टेंट वोट है जो विचारधारा के कारण ये होता है। दूसरी बात कि जो विजय जी कह रहे हैं, मैं उससे थोड़ा सा असहमत हूं कि से रीजनल एस्पिरेशंस के कारण है।
ये तमिलनाडु के केस में तो बात समझ में आती थी, वहां पर उनका द्रमुक वगैरह का आंदोलन, द्रविड़ आंदोलन के कारण हुआ है। लेकिन ये बात उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए नहीं कहा जा सकता है। वहां पर कोई रीजनल एस्पिरेशंस के कारण वो नहीं हुआ है, वहां पर खड़े हुए हैं। लेकिन ज्यादातर पार्टियां आप इसी वजह से। ध्यान दें, वहां आप एंटी कांग्रेसिज्म पर का एक खड़ा हुआ, जेपी मूवमेंट के समय खड़ा हुआ, और उस जेपी मूवमेंट से खड़ा होकर आप कह रहे हैं कांग्रेस अपनी personality मजबूत, बना- इसका मतलब इन पार्टियों में खत्म होने के लिए कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है। कांग्रेस मजबूत होगी तो ये पार्टियां अपने आप विलीन हो जाएंगी। देखिए, यदि कांग्रेस मजबूत नहीं होगी, एंकर की रोल में नहीं होगी, तो कांग्रेस अपने अस्तित्व को ठीक खत्म है, एक कर एक कमेंट समीर जी का और हर्षवर्धन जी का। सर, इसमें एक लाइन की बात है, इस देश में जो भी राजनीतिक दल बना है, मूल रूप से छोड़ दीजिए जो पार्टियां थीं और एक जिसको वो राष्ट्रवादी, हिंदू, कांग्रेस, फांसीवादी सब बता रहे हैं, उनको छोड़ दें, सारी रीजनल पार्टीज कांग्रेस के विरोध में खड़ी हुई हैं। एक लाइन की बात है। बाकी जिसको जो निकालना, पृथ्वीराज चौहान जो कह रहे हैं कि सब इसमें आ जाइए, हमारा कुछ कर दीजिए भाई साहब, हम नहीं लड़ पा रहे हैं, हम किसी दशा में नहीं है, आप हमको बता, ऐसे समझिए। ये कांग्रेस की इच्छा है, मतलब हाँ, फटे हाल हैं, तो कह रहे हैं भाई आ जाओ। एक एक हाथ तुम भी लगा दो अपने कांग्रेस की साथ इच्छा में। जी कांग्रेस समीर जी, मजबूत होती तो नहीं पूछ लेकिन क्या ये होगा? निकाल देंगे निश्चित रूप से होगा आने वाले समय के होगा। अंदर। निश्चित रूप से होगा आने वाले और जनता भी उब गई है रीजनल पार्टीज के करप्शन से, रीजनल पार्टी को लेकर, और जनता भी अब उस दिशा में बढ़ेगी। जैसे भी पहले भी दो ही दल रहे ना सर, एक का यूपी नेतृत्व करता था, एक का इंडिया नेतृत्व करता था, अब वो इंडिया गठबंधन बन गया। भारत की राजनीति में ऐसा कभी हुआ नहीं कि भाई कांग्रेस और बीजेपी के अलावा किसी तीसरे ने नेतृत्व किया हो। तो देश ने देखा राष्ट्रीय पार्टी बहुत ईमानदारी से चल रही है। बिल्कुल, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय के अंदर और आपने बिल्कुल भी कह दिया उनकी बात पे। उसकी बात पे नहीं, आने वाले समय में मुझे लगता है कि विजय कांग्रेस जी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टियां जो है वो बहुत ईमानदारी से चलती है क्या? नहीं, बीजेपी वो भ्रष्टाचार- बाकी की जिम्मेदारी नहीं, भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से काम करती है, देश के हित में तो काम ये करती है। आपस में निपट लीजिए, कांग्रेस पार्टी पर एक कह रहे हैं। मुझे थोड़ी नहीं पढ़ना है, जनता देख चलिए ठीक है सर, एक बार